रौनकपुरा एक ऐसा गांव था जिसे देखकर लगता था कि समय की बेपरवाह चाल ने इसे अनदेखा कर दिया है। दीवार पर टंगा कैलेंडर भले ही 2025 बता रहा हो, लेकिन गांव का दिल एक बहुत पुरानी धीमी रफ्तार से धड़कता था। ये एक ऐसी जगह थी जो शोरगुल भरी, जल्दबाजी वाली दुनिया से दूर बसी थी। घरों और खेतों का एक छोटा सा समूह जो 100 सालों में ज्यादा नहीं बदला था। यहां तक पहुंचने वाली सड़कें डामर की चिकनी पट्टियां नहीं थीं, बल्कि कच्ची, ऊबड़ खाबड़ मिट्टी और ढीले पत्थरों के रास्ते थे। वे हल्की पहाड़ियों और सरसों के खेतों से होकर गुजरते थे, जो दोपहर की धूप में सोने जैसे चमकते थे। यहां की हवा साफ थी और उसमें नम मिट्टी और फूलों की झाड़ियों की महक थी, एक ऐसी गंध जिसे शहर के लोग बहुत पहले भूल चुके थे। रौनकपुरा के घर सादे और सच्चे थे, ज्यादातर मिट्टी से बने थे। उनकी दीवारें मोटी और ठंडी थीं, जो गर्मियों की गर्मी से एक प्राकृतिक राहत देती थी। छतें मिट्टी की टाइलों से बनी थीं, जो कई मौसमों की धूप और बारिश में एक नरम मिट्टी के लाल रंग में फीकी पड़ गई थी। गांव में जीवन सूरज के उगने और डूबने की गति से चलता था, घड़ी की टिक टिक से नहीं। लोग शांत थे, उनके शब्द ध्यान से चुने जाते थे और केवल जरूरत पड़ने पर बोले जाते थे। वे दयालु थे, लेकिन शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे मौसम से झुलसे हुए थे और उनकी आंखों में एक गहरी प्राचीन बुद्धिमत्ता थी। वे अपने रोजमर्रा के कामों को एक शांत गरिमा के साथ करते थे। उनकी हरकतें बेफिक्र और उद्देश्यपूर्ण थीं। अपनी पुरानी दुनिया के आकर्षण के बावजूद एक अकेला, पतला टेलीफोन टावर गांव के ऊपर एक छोटी पहाड़ी पर खड़ा था। यह आधुनिक दुनिया का एक अकेला प्रतीक था, कनेक्शन का एक वादा जो शायद ही कभी पूरा होता था। सिग्नल एक नखरेबाज मेहमान था, जो एक पल के लिए आता और फिर गायब हो जाता, जिससे ग्रामीण अपनी जानी पहचानी आरामदायक एकांत में रह जाते। बाहरी दुनिया से यह कमजोर लिंक रौनकपुरा को ठीक लगता था। ग्रामीण उस डाकिया पर ज्यादा भरोसा करते थे, जो अपनी साइकिल पर हफ्ते में 2 बार आता था, बजाय नेटवर्क की अप्रत्याशित तरंगों के। टावर एक उपयोगिता से ज्यादा एक मील का पत्थर था, एक ऐसी दुनिया की एक शांत याद दिलाता था जो उनकी शांतिपूर्ण क्षितिज से कहीं दूर मौजूद थी। गांव न तो इतना बड़ा था कि बेजान लगे और न ही इतना छोटा कि दम घुटे। ये एक ऐसा समुदाय था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, न केवल नाम से, बल्कि उनकी कहानियों, उनकी खुशियों और उनके दुखों से भी। बच्चे धूल भरी गलियों में डंडों और पत्थरों से खेलते थे। उनकी हंसी शांत दोपहर में गूंजती थी। बूढ़े लोग विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे अपने हुक्के पीते और दुनिया को एक शांत अनासक्ति के साथ देखते थे। रौनकपुरा एक जीवित सांस लेने वाला अस्तित्व था, एक ऐसी जगह जहां अतीत केवल एक याद नहीं था, बल्कि हर पत्थर, हर पेड़ और उसके लोगों के बीच हुए हर शांत नजर में एक निरंतर मूर्त उपस्थिति थी। इसी टाइमलेस गांव में ऋतु शर्मा आईं। उनका दिल एक्साइटमेंट और डर के मिक्स फीलिंग्स से धड़क रहा था। वह शहर से एक यंग वुमन थी। उनकी दुनिया ट्रैफिक के शोर और स्क्रीन की कंटीन्यूअस चमक से भरी थी। रौनकपुरा एक टीचर के तौर पर उनकी पहली पोस्टिंग थी, एक बुक में एक नया चैप्टर जिसे उन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया था। जैसे ही जर्जर बस गांव के किनारे रुकी, वह बाहर निकली और रौनकपुरा की हवा में पहली सांस ली। ये फ्रेश और क्लीन थी, उनके शहर की पोल्यूटेड हवा से बिल्कुल अलग। सबसे पहले उन्होंने जो बात नोटिस की वह थी खामोशी। यह कोई खाली खामोशी नहीं थी, बल्कि प्रकृति की हल्की आवाजों से भरी हुई थी। ऋतु ने चारों ओर देखा, उनकी आंखें क्यूरियोसिटी से चौड़ी थीं। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्हें बताया गया था, फिर भी इसे असल में देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मिट्टी के घरों की सादगी, कच्ची गलियां और लोगों का शांत स्वभाव ऐसा लगा जैसे वह अपने बचपन की किसी कहानी की किताब में कदम रख रही हो। उन्होंने एक औरत को कुएं से पानी भरते देखा। उनकी हरकतें ग्रेसफुल और प्रैक्टिस की हुई थीं। कुछ बच्चे उनका गेम छोड़कर उन्हें घूरने लगे। उनकी आंखें इनोसेंट वंडर से भरी थीं। एक बूढ़े आदमी अपने घर के बरामदे में बैठे ने उन्हें एक छोटा वेलकमिंग नोट दिया। ऋतु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उन्हें एक अजीब सी बिलोंगिंग फील हुई, जैसे उनका कोई हिस्सा ऐसे घर लौट रहा हो जिसे उन्होंने कभी नहीं जाना था। गांव के सरपंच मिस्टर सिंह नाम के एक दयालु चेहरे वाले आदमी ने
उनसे मिलने के लिए एक केयरटेकर भेजा था। केयरटेकर रामलाल नाम के 50 साल के एक शांत आदमी ने उन्हें पोलाइट नमस्ते के साथ ग्रीट किया और उनके लगेज में हेल्प की। जब वह उन्हें घुमावदार गलियों से ले जा रहे थे तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी प्रेजेंस रीअश्योरिंग थी। रितु उनके पीछे पीछे चली। उनके शहर के जूते धूल भरी जमीन पर अजीब लग रहे थे। उन्होंने गांव की छोटी छोटी डिटेल्स देखी। दरवाजों के बाहर चावल के आटे से बने इंट्रिकेट पैटर्न्स, छाया में शांति से आराम करती गायें और कपड़े की रस्सियों पर सूखती रंगीन साड़ियां जो हल्की हवा में प्रार्थना झंडों की तरह फड़फड़ा रही थी। उनकी पहली इंप्रेशंस कॉन्ट्रास्ट्स का एक टेपेस्ट्री थी। गांव शहर के स्टैंडर्ड्स से रस्टिक और अंडर डेवलप्ड था, फिर भी इसमें एक शांत ब्यूटी और कम्युनिटी की भावना थी जो उन्हें बहुत अपीलिंग लगी। यहां एक ऐसी शांति थी जिसे उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जीवन का एक धीमा होना जो अजीब और इनवाइटिंग दोनों था। जैसे ही वह उस छोटे घर की ओर चली जो उनका घर होगा, रितु को एक्सपेक्टेशन की एक लहर महसूस हुई। वह जानती थी कि रौनकपुरा में उनका समय एक चैलेंज होगा, लेकिन यह एक एडवेंचर भी होगा, एक ऐसी दुनिया में एक जर्नी जो ऊपर से सिंपल थी लेकिन अपने शांत दिल में गहरे रहस्य छिपाए हुए थी। रामलाल रितु को एक शांत गली के आखिर में एक छोटे साफ सुथरे घर तक ले गए। यह दूसरों से अलग था। सामने एक छोटा सा आंगन और एक बड़ा नीम का पेड़ था जो खूब छाया देता था। घर बाकी घरों की तरह मिट्टी का बना था। उसकी दीवारें हल्के पीले रंग के खुश मिजाज शेड में रंगी हुई थी। यह विनम्र लेकिन स्वागत करने वाला लग रहा था, एक नए आने वाले के लिए एक परफेक्ट छोटा सा ठिकाना। जैसे ही वह सामने के दरवाजे के पास पहुंची, रितु ने दरवाजे की चौखट पर कुछ चीजें ध्यान से रखी हुई देखी। एक पूरा नारियल था, चमकीले पीले हल्दी पाउडर का एक छोटा सा ढेर और एक अकेला गेंदे का फूल। ये एक ट्रेडिशनल वेलकम था, शुद्धता और अच्छे भाग्य का एक इशारा जिसने उनके दिल को छू लिया। केयरटेकर ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और वह एक हल्की चरमराहट के साथ खुल गया। इससे पहले कि वह अंदर कदम रख पाती, रामलाल ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने समझाया कि दरवाजे पर ये चीजें उनके नए घर में उनकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए हैं। रितु मुस्कुराई। इस सादे दिल से किए गए अनुष्ठान से प्रभावित हुई। जैसे ही वह सम्मानपूर्वक चौखट को छूने के लिए झुकी, उनकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। गहरे लकड़ी के दरवाजे के फ्रेम के निचले दाहिने कोने में एक छोटा रहस्यमय काला निशान था। ये कोई धब्बा या दाग नहीं था, ये जानबूझकर बनाया गया लग रहा था, एक ध्यान से बनाया गया सिंबल, हालांकि इसकी शेप साफ नहीं थी। यह काला निशान क्या है रामलाल जी? रितु ने पूछा। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। यह निशान नारियल और हल्दी के शुभ प्रतीकों के बीच अजीब लग रहा था। यह गहरा और रहस्यमय था, एक शांत सवाल लिए हुए था। रामलाल एक पल के लिए रुके, उनकी नजर निशान पर टिकी रही, इससे पहले कि उन्होंने रितु की ओर देखा। यह बस एक पुरानी गांव की प्रथा है बेटी, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम और सामान्य थी। यह प्रोटेक्शन के लिए है, हर घर में एक होता है। यह उन चीजों को दूर रखता है जो अंदर नहीं आनी चाहिए। उनका स्पष्टीकरण सरल था, फिर भी इसमें एक ऐसा वजन था जिसने रितु को एक रोमांचक सिहरन महसूस कराया। उन्होंने उनसे आगे नहीं पूछा, यह महसूस करते हुए कि यह एक ऐसा विषय था जिस पर विस्तार से चर्चा करने का इरादा नहीं था। वह घर में कदम रखी, जो साफ और कम सामान वाला था, जिसमें एक छोटा बिस्तर, एक मेज और एक कुर्सी थी। उन्हें बस यही चाहिए था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना सामान खोला, उनका मन दरवाजे पर लगे काले निशान पर लौटता रहा। यह किस तरह की प्रोटेक्शन देता था? यह किन चीजों को दूर रखने के लिए था? केयरटेकर के शब्द, जो आश्वस्त करने के लिए थे, ने उनके मन में रहस्य का एक बीज बो दिया था। घर स्वागत करने वाला लग रहा था, लेकिन काला निशान उसके दरवाजे पर एक शांत, रहस्यमय संरक्षक के रूप में खड़ा था। जैसे ही शाम ढली, रौनकपुरा ने खुद को गहरी खामोशी की चादर में लपेट लिया। सूरज की आखिरी किरणों ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग दिया और जल्द ही केवल चांद और शानदार तारों का समुद्र ही लैंडस्केप को रोशन कर रहा था। रितु के लिए, जो शहर के लगातार शोर की आदी थी, खामोशी लगभग बहरा कर देने वाली थी।
ट्रैफिक की कोई आवाज नहीं थी, कोई दूर की सायरन नहीं थी, पड़ोसियों से कोई शोर नहीं था। केवल झींगुरों की हल्की चहचहाहट और बरगद के पेड़ से कभी कभार उल्लू की आवाज थी। अपने छोटे से घर के अंदर एक सिंगल बल्ब गर्म चमक बिखेर रहा था। ऋतु को पूरी तरह से अकेलेपन का एहसास हुआ, जो शांतिपूर्ण और थोड़ा परेशान करने वाला दोनों था। उन्होंने अपना बनाया हुआ सादा डिनर खाया और एक किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनका मन बेचैन था। दिन की घटनाएं उनके विचारों में फिर से चल रही थीं। शांत गांव वाले, उनके दरवाजे पर सादे अनुष्ठान और सबसे बढ़कर रहस्यमय काला निशान। उन्होंने यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में सोचा, उनकी शांत आंखों के पीछे छिपी कहानियों के बारे में। गांव एक पहेली जैसा लग रहा था और उन्हें अभी अभी पहला टुकड़ा मिला था। रात की खामोशी उनके विचारों को बढ़ाती हुई लग रही थी, जिससे बाहर की हर छोटी आवाज महत्वपूर्ण लग रही थी। पत्तियों की सरसराहट, एक छोटे जानवर का भागना, सब कुछ खामोशी में बढ़ रहा था। बाद में जब वह बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थीं, तो उन्होंने इसे सुना। ये उनके सामने वाले दरवाजे के ठीक बाहर से एक हल्की आवाज थी। यह कदमों की आवाज थी, लेकिन वे सामान्य कदम नहीं थे। वे धीमे, भारी और घिसटते हुए थे, जैसे कोई बहुत मुश्किल से चल रहा हो। एक घसीट, एक ठहराव, फिर एक और घसीट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दरवाजे के ठीक सामने आगे पीछे घूम रहा हो। ऋतु के दिल की धड़कन थोड़ी तेज होने लगी। इतनी देर रात बाहर कौन हो सकता है? गांव घंटों पहले सो गया था। कदमों की आवाज जानबूझकर थी, फिर भी वे एक अदृश्य बाधा से जूझते हुए लग रहे थे। आवाज कई मिनटों तक जारी रही, एक धीमी, लयबद्ध घसीट, एक घिसटती हुई आवाज जो बार बार उनके दरवाजे की दहलीज की रेखा को ट्रेस करती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असमर्थ था। ऋतु बिस्तर पर उठ बैठी। उनके कान अंधेरे में तनावपूर्ण थे। उन्हें भावनाओं का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। उनका एक हिस्सा बहुत असहज था, उनके अंदर अज्ञात का एक आदिम डर पैदा हो रहा था, लेकिन दूसरा हिस्सा, जिज्ञासु हिस्सा, मोहित था। क्या यह काला निशान इसी के लिए था? क्या यह किसी चीज या किसी को बाहर रख रहा था? कदमों की आवाज आखिरकार फीकी पड़ गई। रौनकपुरा की शांत, रहस्यमय रात में केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज बची।